हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि किस तरीके से वन हमारे जीवन में और वन्य जीव हमारे जीवन में योगदान देते हैं, यानी इनका क्या महत्व होता है। और इसके साथ साथ आपको हमने बताया कि किस तरह से वन और वन्य जीवों का विनाश हो रहा है और जिसके क्रम में वनों और वन्य जीवों की कुछ ऐसी प्रजातियां जो एकदम विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और इनका वितरण किस तरीके से है। तो इतना कंफर्म हो गया कि प्रकृति के पास इतने सारे संसाधन उपलब्ध हैं कि वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मानव ने अपने लालच के कारण इनका भारी पैमाने पर विनाश किया और जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होने के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। और इन सब का एकमात्र रीजन रहा मानव का लालच, यानी ग्रेडिंग। अब देखिए कैसे वो कौन से तरीके हैं जिनको अपना करके हम वन और वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। तो इसके विषय में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया और उसमें देखा कि वन और वन्य जीवों के ह्रास यानी खत्म होने के कारण क्या है और क्या इम्पैक्ट इनके द्वारा, इनके खत्म होने से हमारे जीवन पर यानी मानव जीवन पर पड़ रहा है। अब हमको देखना यह है कि इनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है अगर हमें इनका लंबे समय तक उपयोग करना है। तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीव, छोटे से लेकर के बड़े जितने भी सजीव होते हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप लोगों को पिछले क्लास में एक फूड स्ट्रक्चर बताया गया होगा, खाद्य श्रृंखला के विषय में बताया गया होगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के अंतर्गत जितने भी सजीव हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके जुड़ने का एकमात्र कारण होता है भोजन, पोषण। और पोषण की दृष्टि से सभी सजीवों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मतलब जितने भी सजीव हैं सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा। तो यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं उनका सबका अपना अपना योगदान होता है और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इनमें से एक भी जीव प्रभावित होता है, यानी किसी भी कैटेगरी का, चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो और चाहे सर्वाहारी हो, किसी भी कैटेगरी के किसी भी वर्ग के जीव प्रभावित होते हैं तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। यानी जो खाद्य श्रृंखला है पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत, उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ऐसे में पारिस्थितिक तंत्र को जब हम संतुलित बनाए रखेंगे तो प्रकृति भी अपने आप को संतुलित रख सकता है और एक लॉन्ग टाइम तक, यानी लंबे समय तक हमें वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराता रहेगा या कराता रहता है। लेकिन हर जगह मानव अपना स्वार्थ ढूंढ ही लेता है और उसी स्वार्थ के कारण कुछ प्रजातियां पौधों की और जीवों की विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। तो अब हमको देखना यह है कि किस तरीके से इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके पहले आपको बताते हैं कि ये जो स्वार्थ के कारण जो प्रजातियां पौधों की और वनस्पतियों की विलुप्त हुई हैं, जीवों की, उनके विषय में।
तो ये मान के चलिए कि वर्तमान समय में भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग फिनिश हो चुके हैं। जितने भूभाग पर वन थे प्राकृतिक वन, वो आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके हैं। और ख़त्म होने के पीछे वजह आपको हमने बताया था, औपनिवेशिक शासन काल में रेलवेकरण के कारण बहुत सारे जंगल काट दिए गए। इसके अलावा कॉमर्शियल खेती कंपनी ने जब शुरू कराया चाय और कॉफ़ी की, तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे जंगल काटे गए। और नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए माइनिंग जो ज़्यादा मात्रा में कराया उन लोगों ने, उससे भी बहुत सारे जीवों के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो उसका इम्पैक्ट ये रहा कि 1/3 जलमग्न जमीनें जो थी, यानी जिनके अंदर वाटर लेवल जहाँ ऊपर था पेड़ों के कट जाने से, वो सूखी हो गई। और उसी का रिजल्ट रहा कि हमारे देश का 70% धरातलीय जल जो था वो भी प्रदूषित हो गया। अब वनों और वन्य जीवन का विनाश ये मात्र केवल बायोलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जैव संसाधनों का विनाश हमारे कल्चरल विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। अब जैव विनाश के कारण कई सारी मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय जो वनों पर निर्भर थे, वो धीरे धीरे जो प्रजातियां थी वो तो विलुप्त हो रही हैं, लेकिन जंगलों पर जो आसपास के रहने वाले मानव समाज था वो भी धीरे धीरे गरीबी में या निर्धनता में चले जा रहे हैं और आर्थिक रूप से वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। अब इसमें देख लीजिए, गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि जंगल के किनारे जो आदिवासी लोग रहते थे तो महिलाएं भोजन बनाने के लिए लकड़ी जंगलों से ही प्राप्त कर लेती थीं, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और इसके साथ साथ पशुओं के लिए चारा ये भी इनसे दूर होता चला गया। और ऐसे समय में महिलाओं पर जो वर्कलोड होता है वो बढ़ता चला गया। और इस क्रम में जंगलों के काटे जाने से महिलाओं को कई बार तो उन्हें ये ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए, यानी ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए इनको काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ता था, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हुई। अब ज़्यादा दूर तक उनको जाना पड़ता था तो घर में जो बच्चे होते थे उनकी देखभाल का जो टाइम होता था वो कम हो गया। तो कम समय यानी काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा हुई, और जिसके सामाजिक परिणाम जो हुए वो गंभीर होते चले गए। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित किया। और इस स्थिति में गरीबी, पर्यावरण और भूमि निम्नीकरण, ये डायरेक्ट रिजल्ट जो हमारे सामने आया वो हमको देखने को मिला। अब हमको देखना यह है कि इनके प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो सरकार के द्वारा वन्य जीवन और वनों की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें वनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी हुई आरक्षित वन, दूसरी हुई रक्षित वन और तीसरा हुआ अवर्गीकृत वन। रक्षित वन के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। और जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया। रक्षित वन के अंतर्गत देश के कुल वन का
क्षेत्रफल जो है वो 1/3 भाग रक्षित वन के अंतर्गत आता है और इन वनों को भी नष्ट होने से बचाने के लिए इनको सिक्योरिटी प्रदान किया गया है। अवर्गीकृत जो वन हैं यानी जो बिखरे हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि बंजर भूमि में जो पेड़ पौधे उगाते हैं, तो वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वहाँ जो ऐसे वनों को आरक्षित वन अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखा गया। दूसरी चीज ये है कि हमारे देश में धार्मिक विविधता भी पाई जाती है और इसी के क्रम में कुछ लोग प्रकृति की पूजा भी करते हैं, जिसके कारण वो इनका संरक्षण भी करते रहते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये भी पिछले क्लासेज में बताया गया होगा या नहीं बताया गया है तो आप जान सकते हैं कि जो जनजातीय समूह के लोग हैं, आज भी वर्तमान समय में सृष्टि का जब विकास शुरू हुआ, मानव अस्तित्व में आया, विकास शुरू हुआ, सभ्यता के रास्ते पर आगे चले, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज की ही पूजा किया करते थे, यानी पेड़ों की पूजा किया करते थे और बहुत पहाड़ों की पूजा किया करते थे। सो ये सब इनके आराध्य देवता हुआ करते थे, जिनकी पूजा वो करते थे। उसके पीछे वजह था इनके संरक्षण के लिए ही वो लोग इनकी पूजा, जैसे पीपल का पेड़ होता था, बरगद का पेड़ होता था, ऐसे बहुत सारे पेड़ होते थे जिनको देवता मान करके पूजा किया करते थे। आज भी जनजातीय लोग जो जंगलों के आसपास के लोग हैं, वो भी प्रकृति की पूजा में ही विश्वास रखते हैं और उसका आधार जो होता है प्रकृति की डायरेक्ट रूप से रक्षा करना, जिनमें आपको हमने बताया कि जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं। अब मान लीजिए आज भी जैसे वर्तमान समय में हमारे सोसाइटी में चल रहा, जैसे जीवों के अंतर्गत बात आती है, तो जैसे मान लीजिए चूहा ले लीजिए, चूहा किसी की सवारी मान लिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए चूहा किसकी सवारी है। शेर की सुरक्षा के लिए शेर को भी किसी देवी देवता की सवारी से मान लिया गया। मोर है, तो ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जिनको किसी देवी देवता के साथ जोड़ करके उनकी पूजा किया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है इनकी सुरक्षा करना। तो अब जो वृक्ष या पेड़ हैं, उनकी जहाँ पूजा की जाती है, तो वनों के इन बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग ही को घुसने दिया जाता है और ना ही उन्हें किसी को काटने की इजाज़त दी जाती है। स्थानीय लोग उनकी सुरक्षा करते हैं। आदिकाल से ही मतलब ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग इनका संरक्षण करते चले आए हैं और उसी के क्रम में आज वर्तमान समय में जो जनजातीय समूह हैं, जो वृक्षों को प्राकृतिक देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनमें आप देखेंगे जो जनजातियों का समूह है, जिनमें छोटा नागपुर में संथाल हैं, मुंडा हैं, ये लोग महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और बिहार और उड़ीसा की जो जनजातियां हैं, वो विवाह के अवसर पर इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। तथा आज वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बरगद और पीपल के वृक्षों की पूजा करते चले आ रहे हैं। इसके पीछे एक ही वजह है, इनकी सुरक्षा करना। तो इसके बाद ऐसे बहुत सारे हमारे देश की जो जनजातीय समूह हैं, वो आज भी इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो अब आगे हम आपको बताएंगे जीवों के संरक्षण में। जीवों के संरक्षण में भी सारी हमने आपको बता ही दिया कि जैसे मान लीजिए चूहा हो गया, शेर हो गए, मोर हो गया, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको किसी देवी देवता का वाहन मान करके उनकी भी पूजा किया जाता है। इसका उद्देश्य एक ही होता है, इनका संरक्षण करना। तो इस तरह से वन और वन्य जीवों के संरक्षण में
जो हमारी सोसाइटी काम कर रही है उसके विषय में चर्चा किया गया। इसके अलावा सरकार के द्वारा बहुत सारे वनों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिसमें हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा एक आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के द्वारा वनों को काटने से रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी पाई गई है। इसके अलावा टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन तथा नवदानम ये योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम मात्रा में किया जाए, इस पर प्रोत्साहित किया गया, किसानों को जागरूक किया गया। इसके साथ साथ एक और कार्यक्रम चलाया गया 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई कहाँ? उड़ीसा से। जब उड़ीसा ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रथम प्रस्ताव पारित किया तो वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए इस पर काम शुरू किया गया। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है भारतीय वनों का असमान वितरण। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को हमने जानकारी दिया कि किस तरीके से सोसाइटी के द्वारा और सरकार के द्वारा वन और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। एक चीज़ इसमें हम सारी बताना भूल गए, इसके अलावा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक और सरकार के द्वारा बाघ परियोजना चलाई गई, जिसमें एक जीव ऐसा है एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता के विषय में आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे वर्ल्ड में इससे तेज दौड़ने वाला और कोई जानवर नहीं पाया जाता है। एशियाटिक चीता 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी तेज दौड़ सकता है, लेकिन अब एशियाटिक चीता के पहचान में लोगों को थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तेंदुआ और चीता ये दोनों लगभग एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, जिस अंतर को ध्यान में रखते हुए हम चीता और तेंदुए में अंतर निकाल सकते हैं। तो ये जो एशियाटिक चीता होता है ये पतला होता है, जबकि एशियाटिक चीते की तुलना में जो तेंदुआ होता है वो मोटा होता है। अब क्योंकि एशियाटिक चीता प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है, हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ये प्रजाति यानी एशियाटिक चीता की जो प्रजाति है वो वर्तमान समय में अब केवल ईरान में ही लगभग 50 की संख्या में बचे हुए हैं, और हमारे देश में ये एकदम से विलुप्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको हमने वनों की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के विषय में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि भारतीय वनों का जो आसमान वितरण है और इसके साथ साथ विशेषताएं आपको हम बताएंगे, क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।